अस्सलाम वालेकुम, आई एम सब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। सेल बायोलॉजी की ये लेक्चर वीडियो सीरीज उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो लेक्चरर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेवल पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर एलिमेंट्री टीचर, एसएसटी या ईएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें बायोलॉजी एक बेसिक सब्जेक्ट है, उसके लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तमाम वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल्स पर ये फ्री लेक्चर्स भी और ज्यादा डिटेल में पेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं जो आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेड सेशंस होते हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स के साथ डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स, टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन, एक कंप्लीट पैकेज अवेलेबल होता है। हमारी एक कोशिश होती है कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। अगर आप वो सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, फिर हम इसका पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किस तरह कंट्रीब्यूशंस की और आज का मॉडर्न स्ट्रक्चर हमारे सामने है। सारे के सारे मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन के बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स बायोकेमिकल लेवल पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा हैं, और फिर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे वो भी हम साथ साथ पॉइंट आउट करते जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन को हम सेल का ऑफिशियल सेलुलर गेटकीपर कह सकते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है जो डिसाइड कर सकती है कि कौन सी चीजें सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकती हैं या बाहर जा सकती हैं। पहले एक मॉडर्न स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का, फिर डिटेल में जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक बहुत बेसिक चीज होती है लिपिड बाइलेयर। ये फास्फोलिपिड्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का अहम तरीन हिस्सा है। इसमें आपको ये येलो हेड्स बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाली लेयर के भी और नीचे वाली लेयर के भी, और दरमियान में आ जाती हैं दोनों की टेल्स। तो ये हमारे पास लिपिड की बाइलेयर होती है जो पूरी सेल मेम्ब्रेन में चलती है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन्स। ये कई तरह की प्रोटीन्स हैं, जिस तरह के ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बनी है जो पूरी मेम्ब्रेन के आर पार मौजूद होती है, यानी कि जितनी सेल मेम्ब्रेन की विड्थ होगी ये पूरी विड्थ में मौजूद होगी। इसके अलावा कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स अंदर और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स बाहर होती हैं। तो ये प्रोटीन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जो आप इसके अंदर देखेंगे। लिपिड्स में जहां पर आप फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर देखेंगे, उसके साथ साथ इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, स्फिंगोलिपिड्स होते हैं और लिपिड्स की और बहुत सारी टाइप्स भी मौजूद होती हैं। इन दोनों के बाद तीसरा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो या तो डायरेक्टली अटैच होंगे सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, या फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में अटैच होंगे, यानी कि प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट अटैच होगा। ये सारी डिटेल्स हम आगे चल के फर्दर भी देखेंगे और इनकी परसेंटेजेस भी डिस्कस करेंगे। अभी हम आगाज करते हैं कि कैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हिस्टोरिकली डेवलप होता गया और हमने इसमें एक एक करके सारी चीजें समझी हैं। सबसे पहले लिपिड्स के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो आगाज में जब लिपिड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया तो ओवर्टन ने एक हाइपोथेसिस पुट किया जिसे हम ओवर्टन्स लिपिड हाइपोथेसिस कहते हैं। चार्ल्स ओवर्टन ने अपनी स्टडीज के दौरान यह देखा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो सेल मेम्ब्रेन में से आसानी से क्रॉस हो जाती हैं, और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो उतनी आसानी से मूव नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो केमिस्ट्री का रूल है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वो यहां पर भी अप्लाई होता है कि जो लाइक सब्सटेंसेस हैं वो इजीली क्रॉस कर रही हैं। तो अगर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इजीली क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सेल मेम्ब्रेन मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन या तो लिपिड से बनी है या एटलीस्ट लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। इसे हम चार्ल्स ओवर्टन हाइपोथेसिस कहते हैं। ये 1895 में आया था और इसके पीछे कम से कम 10,000 एक्सपेरिमेंट हुए थे प्लांट सेल्स पर। फिर उसके बाद 1917 में लैंगम्यूर का मोनोलेयर हाइपोथेसिस आया। इसके मुताबिक लिपिड्स ऐसे नहीं थे कि बेतरतीब पड़े थे, बल्कि बकायदा तौर पर ये एक लेयर की फॉर्म में थे। इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यह देखा कि जब भी
फॉस्फोलिपिड्स को किसी जगह पर प्लेस करते हैं, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके एक लेयर की फॉर्म में ले आते हैं, और वो लेयर कुछ यूं बनती है कि जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं टुवर्ड्स वाटर, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं दे अरेंज देमसेल्व्स अवे फ्रॉम वाटर या दे पॉइंट देमसेल्व्स टुवर्ड्स लिपिड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो लेयर्स की फॉर्म में। तो दो बातें पता चल गई, एक तो लिपिड्स मौजूद हैं और दूसरा वो लेयर्स की फॉर्म में है। ये 1917 का एक्सपेरिमेंट है और मोनोलेयर को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद 1925 में गॉर्टल ग्रैंडल बाइलेयर प्रपोजल आया। इसका मतलब इसमें यह बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड की बाइलेयर है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा, एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि जो लिपिड्स रेड ब्लड सेल्स से एक्सट्रैक्ट किए गए थे वो सिंगल लेयर की फॉर्म में नहीं बल्कि डबल लेयर की फॉर्म में अरेंज थे। तो उसमें यह देखा गया कि एरिया ऑफ मोनोलेयर वाज रफली ट्वाइस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल रेड ब्लड सेल्स। तो उन्होंने जब ये बार बार देखा, उन्होंने देखा कि जब भी वो सेल मेम्ब्रेन से लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं एज ए मोनोलेयर ऑन लैंगमुइर ट्रफ। लैंगमुइर ट्रफ एक सरफेस होती है जो कि लैंगमुइर अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज करता था। तो जब वो इसको एक्सट्रैक्ट करते थे ये उससे डबल एरिया कवर कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन एक लेयर पर नहीं, लिपिड्स की डबल लेयर पर मुश्तमिल थी। ये 1925 में ये प्रपोजल आया। एमसीक्यूज के लिए ये ईयर्स और साइंटिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये पहली दफा बात करने वाले साइंटिस्ट गार्टर और ग्रैंडल हैं। इसके बाद थर्ड मॉडल आया डेविसन डैनियल्स मॉडल, ये 1930s में आया। इसे हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यूं है कि लिपिड्स की बाइलेयर्स है, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, और ये दोनों लेयर्स सैंडविच्ड है, यानी कि इनकी दोनों तरफ प्रोटीन्स मौजूद हैं जो इनको सैंडविच कर देती हैं, दरमियान में दबा देती हैं। दिस मॉडल इज नोन एज सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन या डेविसन डैनियल्स मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये 1935 में आई और ये मॉडल देने वाले साइंटिस्ट के नाम है ह्यू डेविसन और जेम्स डैनियली, और इसको हम इन्हीं के नाम पर डेविसन डैनियल्स मॉडल्स भी कहते हैं, या इनका नाम पॉकी मॉलिक्यूलर या सैंडविच मॉडल भी है। ये 1935 में ये मॉडल आया। 1950s में इसी मॉडल से मिलता जुलता मॉडल रॉबर्टसन ने दिया, और इस मॉडल की खास बात यह है कि इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। यह मॉडल ठीक नहीं है, लेकिन उस जमाने में यह एक बड़ा लैंडमार्क था कि जिसमें यह बताया गया कि लिपिड बाई लेयर है और उसके दोनों तरफ प्रोटीन्स, और सेल मेम्ब्रेन हर जगह से दिखने में एक जैसी है, यूनिफॉर्म है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव से यह पता चलता है कि यह मॉडल ठीक नहीं था। सेल मेम्ब्रेन हर जगह से दिखने में एक जैसी नहीं है, कहीं से इसका स्ट्रक्चर और है, कहीं से इसका स्ट्रक्चर और है, तो वो अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये ईयर वाइज डेवलपमेंट है। ओवरटन का मॉडल 1895 में आ रहा है, गॉर्टन ग्रैंडल का 1925 में, डेविसन डैनियल का 1935 में, रॉबर्टसन का 1950s में। अब मॉडर्न मॉडल्स में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल आया 1960s के बाद और 1972 तक इसमें डेवलपमेंट होती गई। ये सिंगर एंड निकोलसन मॉडल भी कहलाता है उन साइंटिस्ट के नाम पर जिन्होंने इस पर काम किया। इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड मोज़ेक है। फ्लूइड का मतलब ये है कि इसमें लिपिड्स का एक सी है, एक पूरा फ्लूइड मीडियम है जिसके अंदर मोज़ेक पैटर्न में प्रोटीन्स इंटीग्रेटेड है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। यानी कि एक समंदर में कश्तियां तैर रही हैं और वो बराबर फासले पर नहीं है और वो एक जैसे साइज की नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये आपके पास लिपिड्स की एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स हैं। इनके ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स अरेंज हो सकते हैं, या इनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स अरेंज हो सकती हैं, या इनके ऊपर ओलिगोसैकेराइड चेन्स अटैच हो सकती हैं, और इसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड है, या तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जो पूरी विड्थ में मौजूद हैं, इनको इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, और इसके अंदर कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, या फिर इसके अंदर हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स मौजूद हैं इस तरीके से, ठीक है, जिसके ऊपर ओलिगोसैकेराइड्स अटैच है, या इसमें ऊपर और नीचे पेरिफेरल प्रोटीन्स अटैच हैं। ये मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। तो ये मॉडर्न मॉडल है जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं।
ये इसके बाद 1972 में ये मॉडल फर्दर इंप्रूव हुआ, इसमें जितनी भी चेंजेस करनी थी सिंगर और निकोलसन ने की, और उसके बाद मोज़ेक कहा गया प्रोटीन्स को और फ्लूइड कहा गया लिपिड्स को, क्योंकि लिपिड्स एक कंटिन्यूस फ्लूइड एनवायरनमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट डिस्टेंसेस पर मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स मौजूद हैं। मोज़ेक पैटर्न ऐसा पैटर्न होता है जो यूनिफॉर्म ना हो, तो ये हमारे पास बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, यहां तक वो चीजें जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड है। आपको फर्दर कुछ मॉडर्न कंसेप्ट बताते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं पूछे जाते। इनमें से एक है लिपिड राफ्ट हाइपोथेसिस, ये दिया साइमंड्स ने और वैन मीर ने, और इसके मुताबिक क्या है कि कुछ लिपिड्स हैं जिस तरह के कोलेस्ट्रॉल है और स्फिंगोलिपिड्स हैं, ये क्लस्टर्स बनाते हैं मुख्तलिफ प्रोटीन्स के साथ मिलकर, और ये कुछ एरियाज बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ज्यादा एक्टिवली यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इन्हें हम राफ्ट रीजन कहते हैं, और जो कम यूज हो रहे होते हैं उन्हें हम नॉन राफ्ट रीजन कहते हैं। अब मूवमेंट हर जगह हो रही होती है, लेकिन यहां पर बहुत ही सिलेक्टिव मूवमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है। इस तरह के कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के स्फिंगोलिपिड्स, अब स्फिंगोलिपिड्स का स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड्स से थोड़ा डिफरेंट है, और उसकी डिटेल्स के लिए आप लोग हमारे डिटेल्ड बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। यहां पर बस मैं आपको यूं बता देता हूं कि फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है और जो हमारे पास टेल्स होती हैं ये डिफरेंट होती हैं। स्फिंगोलिपिड्स के अंदर सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो ज्यादा उनके साथ मौजूद होते हैं, उनके साथ ज्यादा हम आहंग होते हैं। फिर इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, नॉन राफ्ट रीजन में कम होता है। इसके बाद मोस्ट रिसेंट जो आया वो पिकेट फेंस मॉडल या जस्ट फेंस मॉडल है। इसके मुताबिक भी यही है कि बहुत सारी साइटोस्केलेटन भी सेल मेम्ब्रेन के साथ मिलकर पिकेट्स बनाते हैं, ये वो बैरियर्स बन जाते हैं जो स्पेशल मूवमेंट को हाइंडर करते हैं कि कहीं से गुजरने देना या गुजरने नहीं देना। और मॉडर्न डे में प्रोटियोलिपिड कोड ये एक हाइपोथेसिस है जो बताता है कि मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको गवर्न करती है कुछ प्रोटीन्स और उनके गिर्द मौजूद लिपिड्स। ये मिलकर जोन बनाते हैं कि ये फंक्शनल जोन फलांचिस की मूवमेंट के लिए या फलांचिस की मूवमेंट के लिए। ये ज्यादा एडवांस्ड है, इनके नाम आपको बताना जरूरी था कि अगर आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एडवांस लेवल पर देखना चाहते हैं तो कौन से मॉडल्स हैं जिन्हें आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब हम कंपोजिशन की तरफ आते हैं। कॉलेज लेवल पर जब कैंडिडेट पढ़ते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स की कंपोजिशन, तो वो ये ज्यादातर पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड जो है 20 to 40% है, जो प्रोटीन्स है वो 60 to 80% है। लेकिन ये सच नहीं है, मुख्तलिफ प्रोटीन्स के अंदर ये परसेंटेजेस डिफरेंट है। कुछ प्रोटीन्स के अंदर लिपिड्स 50 है तो प्रोटीन्स 40 है, कुछ में ये 60 है, ये 30 है, ये 70 है, ये 20 है, ये 80 है, कुछ में ये 10% है। यानी कि इनकी परसेंटेजेस मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ होती है। लाइक आप पढ़ते हो नर्वस सिस्टम, जो नर्व सेल्स हैं उनमें माइलिन शीट होती है, तो उनमें लिपिड की जो कंपोजिशन होती है वो अच्छी खासी ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये परसेंटेजेस हर जगह सेम टू सेम नहीं होती, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर ये परसेंटेजेस आपको मुख्तलिफ ही मिलेंगी। सबसे पहले हम लिपिड्स की बात करते हैं। जब आप पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये होता है कि वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। जी हाँ, वो फॉस्फोलिपिड्स ही हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स के अलावा और भी बहुत सारे लिपिड्स हैं। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डबल बिहेवियर है। दे हैव अ फॉस्फेट ग्रुप हेड, और इनके पास जो फैटी एसिड चेन्स होती हैं वो इनकी टेल बना रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो उनके अंदर हमें 3 फैटी एसिड चेन्स मिलती हैं। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर 2 फैटी एसिड चेन्स होती हैं और तीसरी चेन को रिप्लेस कर देता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फेट ग्रुप बना देता है हाइड्रोफिलिक हेड, और ये वाटर लविंग होता है, इसे हम हाइड्रोफिलिक पोर्शन कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होते हैं। जबकि हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होती हैं। ये नॉन पोलर फैटी एसिड चेन्स है। वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो इनसे बना होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर अच्छा खासा डिफरेंट है। ये एक्ट करते हैं एज ए फ्लूइडिटी बफर, दे प्रिवेंट द फैटी एसिड टेल्स फ्रॉम पैकिंग टू क्लोजली टुगेदर। तो ये उनको ज्यादा क्लोजली पैक नहीं होने देते, सेल मेम्ब्रेन को बिल्कुल लो टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होने देते। तो ये सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी उसको कंट्रोल करते हैं। फिर ग्लाइकोलिपिड्स हैं कि लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ये एक तरह से सिग्नेचर होता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन का। ये बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस टाइप की है। प्रोटीन्स की बात करें तो सबसे पहले आती है इंटेग्रल प्रोटीन्स।
जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर है, यानी कि अगर ये मैं इस तरह लिपिड की बाइलेयर बना रहा हूं, तो बनाते बनाते इसके अंदर अगर मैं कोई इस तरह प्रोटीन बना देता हूं तो ये वाली प्रोटीन इंटेग्रल प्रोटीन कहलाएगी। आगे फिर स्ट्रक्चर वाइज इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, ये बाहर की तरफ मौजूद होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। ये इंटीग्रेटेड नहीं होती, या ऊपर वाली लेयर के बाहर है या अंदर वाली लेयर के नीचे है। तो ये इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर काम करती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हैं, या फिर ये हमारे पास बाहर की तरफ अरेंज्ड प्रोटीन्स हैं, या कोई प्रोटीन्स हमारे पास अंदर की तरफ अरेंज्ड भी हो सकती हैं। तो ये प्रोटीन्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इन्हें सेलुलर आईडी कहते हैं। ये प्रोटीन्स के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, इन्हें हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स का काम है एक सेल की दूसरे सेल के साथ अट्रैक्शन डेवलप करना, कि एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, अडहेयर करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो वो इनकी मदद से जुड़ेगा। तो ये काम किसका होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का। इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको हम डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो फर्दर इसको बार बार रिपीट नहीं करते। सेल मेम्ब्रेन की बेसिक प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ चीजों को गुजरने देगी, कुछ चीजों को गुजरने नहीं देगी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर। लाइक हम कहते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसी तरह मोबाइल प्रोटीन्स होती हैं जो उस पर मूव कर रही होती हैं। ये सारी प्रोटीन डिसाइड करती हैं कि किस चीज को कैरी करना है, किस चीज को पंप करना है, किस चीज को सिंपली डिफ्यूजन से गुजरने देना है। फिर अभी हम लिपिड राउट्स पढ़ रहे थे कि वो कंसंट्रेटेड जोन बन जाते हैं, या पिकेट्स फेंस मॉडल पढ़ रहे थे जो डिसाइड करते हैं कि फंक्शनल जोन कौन से होंगे और कौन से नॉन फंक्शनल जोन होंगे। तो सिलेक्टिवली परमिएबल होना मेम्ब्रेन की पहली प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी इज फ्लूइडिटी। सेल मेम्ब्रेन कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी की है, ये डायनेमिक स्ट्रक्चर है, ये कोई स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें चेंजेस आती रहती हैं। फिर सेल्फ सीलिंग है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर कहीं से सेल मेम्ब्रेन पंक्चर होती है तो अपने आप को हील अप कर सकती है, तो ये इसलिए से बहुत फ्लेक्सिबल भी है। फिर सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो यही चीजें डिसाइड करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। सेल मेम्ब्रेन एक फिजिकल बैरियर है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। ट्रांसपोर्टेशन, सेल मेम्ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, चीजों के आने जाने को सिर्फ कंट्रोल नहीं करना बल्कि रेगुलेट करना, कि किसे बढ़ाना है किसे कम करना है, यह सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। सिग्नल ट्रांसडक्शन, हमारे तमाम के तमाम सेल्स हार्मोन्स के अंडर काम करते हैं, तो हार्मोन्स का रिस्पॉन्स लेना जिम्मेदारी सेल मेम्ब्रेन की है। यानी कि एक हार्मोन आता है, जरूरी नहीं कि वो सेल के अंदर ही आ जाए, वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद ग्लाइकोकैलिक्स को सिग्नल देकर वापस जा सकता है। तो ये चीजें होती हैं। सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन्हीं के थ्रू होता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जहां पर मैं आपके सामने एक ऐसी बात पुट करता हूं जो शायद सेल बायोलॉजी में अगर आप समझ जाएं तो आपके सोचने का अंदाज किसी भी लिविंग बॉडी को लेकर टोटली चेंज हो जाएगा। वो ये कि आपकी बॉडी ऑर्गन लेवल पर तो काम कर रही है, लेकिन असल काम हो रहा है सेलुलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर। आपकी बॉडी में जाने वाली फूड का एक एक जरा आपकी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर देता है। यानी कि आपकी बॉडी में जाने वाली डाइट में माइनर सी भी चेंज होगी तो उस दिन आपकी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो माइनर चेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क उससे पड़ेगा। आपकी बॉडी मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रही है, आपका सोचने का अंदाज, आपकी किसी दिन ली गई थोड़ी सी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन आपकी बॉडी को उस दिन चेंज कर देगी। आपकी बॉडी में आपको जिंदगी में मिलने वाली छोटी सी खुशी, आपकी बॉडी का डोपामिन, सेरोटोनिन आपकी बॉडी में उस दिन की चेंजेस लाजमी इंड्यूस कर देगा, और वो चेंजेस सर से पांव तक होंगी। स्ट्रेस का असर सर से पांव तक होगा, आपकी खाई गई खुराक आपके बॉडी पर असरअंदाज सर से पांव तक होगी, आपका स्लीप साइकिल, एवरी चेंज इन योर लाइफ affects you at molecular level, and that molecular level decides cell to cell communication, cell to cell signal transduction। तो बॉडी का एक स्ट्रक्चर बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर्स पर लाजमी तौर पर
कम या ज्यादा असरअंदाज होगा। तो ये चीजें समझते हुए आप अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे एक ब्रॉड लेवल पे जाके। देन कम्स ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो आर पार मूवमेंट हो रही है उसमें बहुत वैरायटी है। द वेरी फर्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, बल्क में चीजों का आना जाना जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग रही। इफ थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन आती है। गैसेस मोस्टली सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जाती हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए मूव कर जाएंगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अगर मॉलिक्यूल्स स्मॉल नहीं है, लार्ज है, नॉन पोलर नहीं है, पोलर है, फिर उन्हें हेल्प चाहिए, वो फैसिलिटी ढूंढेंगी, वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करेंगे मुख्तलिफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स दो तरह की हैं, एक प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में एज ए ट्रांस मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती हैं और एज ए पोर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये एक पोर के तौर पर चीजों को मूव करने देती हैं। लाइक पानी मूव करता है कुछ पोर्स से जिन्हें हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। इसी तरह बहुत सारी और सब्सटेंसेस हैं जो मूव करती हैं, तो इन्हें हम चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। तो इसमें सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, बहुत सारे गेट्स होते हैं। एनर्जी नहीं ले रहे लेकिन ये प्रोटीन्स की हेल्प ले रहे हैं। इसके बाद कैरियर प्रोटीन्स है। कैरियर प्रोटीन्स कैरी करती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर से किसी चीज को कैरी करेंगी, अंदर लाके छोड़ेंगी, अंदर से कैरी करेंगी, बाहर ले जाके छोड़ेंगी। यानी कि ये सिंपल रास्ते नहीं है, ये बाकायदा तौर पर गाड़ियां हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं जो मेम्ब्रेन पर ही मूव कर सकते हैं, मेम्ब्रेन छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन चीजों को कैरी करके मूव करवाते हैं। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसे हम ग्लूट कहते हैं, ये इसकी एक फेमस एग्जांपल है। सो दैट इज वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दो तरह की डिफ्यूजन होगी। अब तीसरी इसमें आ गई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली वाटर मूवमेंट है। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। इसको दूसरी वर्डिंग में कहेंगे तो वर्डिंग टोटली बदल जाएगी। आप कहेंगे लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब इस बात को समझें, जब आप कहते हैं ना हाई वाटर कंसंट्रेशन, तो आप असल में कह रहे हैं कि सोल्यूशन पतला है, डाइल्यूटेड है, लो सोल्यूट वाला है। और जब आप कहते हैं लो वाटर कंसंट्रेशन, तो आप कह रहे हैं सोल्यूशन गाढ़ा है और उसके अंदर हायर सोल्यूट है, पानी कम है। तो पानी अगर अपनी ज्यादा मिकदार से कम की तरफ जा रहा है तो वो ऑस्मोसिस है। पानी अगर पतले सोल्यूशन से गाढ़े सोल्यूशन की तरफ जा रहा है वो ऑस्मोसिस है। अगर पानी लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ये भी ऑस्मोसिस है। इसको सारी टाइप्स को हम डिफ्यूजन के अंदर या पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर काउंट करेंगे। तो असल में ये डिफ्यूजन की ही टाइप है। इसकी बेस पर ये सॉल्यूशंस की टाइप होती हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अगर दो सॉल्यूशन सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन रखते हैं उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। और अगर एक सॉल्यूशन पतला हो, एक गाढ़ा हो, तो पतले सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और गाढ़े सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गई। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगी और एनर्जी के बगैर मूवमेंट नहीं होगी। तो मोस्टली सब्सटेंसेस जिन्होंने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, उन्हें एटीपी रिक्वायर्ड होगी। वो एनर्जी पुट करके मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज्म्स को मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के साथ उनकी हेल्प लेकर फिर मूव करेंगे, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें मूव करने वाली सब्सटेंसेस डायरेक्टली मैकेनिज्म इस्तेमाल करती हैं एटीपी यूजेज का। तो एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज्ड डायरेक्टली टू मूव सब्सटेंसेस। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप, जो आप नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, साइनेप्स में पढ़ते हैं, यानी कि जब सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रही होती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, तो सोडियम पोटेशियम पंप्स जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। इसमें 3 सोडियम आयंस बाहर अगर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आ रहे हैं, यानी कि मिकदारों के फर्क के उलट आ रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें एनर्जी जो है वो पुट करनी पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दूसरी टाइप है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू पंप एन अदर सब्सटेंस। एक चीज मूव कर रही है,
उसमें एनर्जी जो है जो स्टोर हुई होती है वो यूज होती है किसी दूसरी सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए। सो एज सोडियम फ्लोज बैक इनटू द सेल डाउन इट्स ग्रेडियंट, जब सोडियम वापस आता है सेल में ग्रेडियंट के मुताबिक, तो उस वक्त अगर पोटेशियम मूव कर रहा है या कोई दूसरी सब्सटेंसेस उसके साथ मूव कर रही हैं तो वो सेकेंडरी लेवल की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। इसमें हम जो प्रोटीन हेल्प करेंगी उन्हें हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स कहेंगे या पंप प्रोटीन्स कहेंगे, और उनके लिए दो टर्म्स होंगी, सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर। अगर सारी सब्सटेंसेस सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उन्हें सिम्पोर्टर कहेंगे, और अगर दो सब्सटेंसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं उन्हें एंटीपोर्टर प्रोटीन्स कहेंगे। इसके बाद है बल्क प्रोटीन या बल्क ट्रांसपोर्ट। अगर सेल के अंदर और बाहर चीजें खासी ज्यादा मिकदार में आ जा रही हैं और उसके लिए सेल एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस मैकेनिज्म यूज कर रहा है तो उसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहेंगे। एंडोसाइटोसिस होता है सब्सटेंसेस का सेल में आना, एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर जाना। अगर आने वाली चीजें सॉलिड हैं तो उनको फेगोसाइटोसिस कहेंगे, अगर लिपिड है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहेंगे। फेगोसाइटोसिस यानी कि सेलुलर ईटिंग, पिनोसाइटोसिस यानी कि सेलुलर ड्रिंकिंग। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जिनमें सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन है, एनर्जी सोर्स कोई नहीं यूज किया गया, ऑस्मोसिस में भी नहीं यूज किया गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी नहीं यूज किया गया। लेकिन इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और बल्क ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी यूज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल मेम्ब्रेन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि आपने जितने भी इसकी कंपोजिशन पढ़ी है, आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, अगर उसमें डिफेक्ट है तो उससे बीमारियां आएंगी, जिसमें सबसे पहले आयन चैनल डिफेक्ट्स। अगर एक भी आयन चैनल डिफेक्ट होता है तो किसी एक मिनरल की मूवमेंट रुक जाएगी, जिसकी मूवमेंट रुकेगी उससे रेलेवेंट बीमारी हो जाएगी। यानी कि अगर क्लोराइड चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी हो जाएगी, सांस के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। इसी तरह सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम चैनल्स डिस्टर्ब होंगे तो बंदे को फालज हो जाएगा, और ये पीरियोडिक पैरालिसिस जो है ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि खतरनाक होते हैं, जानलेवा होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स नहीं ठहरते, उनकी कमी लगातार हो रही है तो वो कई तरह की बीमारियां लेकर आते हैं, और ये बीमारियां एक्सट्रीम लेवल की, सीवियर लेवल की होती हैं। ऑर्गन रिजेक्शन, ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये डिसाइड करता है कि बाकी के सेल्स उसके गिर्द सस्टेन करेंगे कि नहीं। तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे होते हैं उस दौरान अगर सेल्स दूसरे सेल्स को एज ए फॉरेन सेल्स एक्सेप्ट करें, उनको अपने जैसा नहीं मानेंगे तो ऑर्गन रिजेक्शन हो जाएगी, उससे भी लोगों की डेथ हो जाती है। और एंड पे है कि ये टे सैक डिजीज जो है ये भी हमारे पास एक डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, और ये डैमेज तब होता है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड पर असरअंदाज होते हैं उससे ये बीमारी जो है वो शुरू होती है। टे सैक डिजीज का हम इसे नाम देते हैं। तो क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, क्या इनमें कोई फर्क होता है? इसमें आपको दो तरह के आंसर्स मिलेंगे। कुछ बुक्स में लिखा है कि तीनों जो टर्म्स हैं वो सेम ही है, सेल मेम्ब्रेन भी वही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही है, प्लाज्मा लीमा भी वही है। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर इनमें फर्क लिखा होगा, यानी कि उसमें यह लिखा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की सारी मेम्ब्रेन्स को कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को भी कहते हैं। लेकिन ये डिबेटेबल टॉपिक्स है, ये इस पे कोई सॉलिड आप कह सकते हैं कि सिंगल ओपिनियन नहीं है, तो आपने इसकी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। बाकी के इस टॉपिक को जितनी डिटेल में हमने डिस्कस किया है, इतनी डिटेल में अगर आप लोग तैयार कर लें तो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का इंशाल्लाह स्किप नहीं होगा। मजीद वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, जिस पर तमाम सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह पेड सेशंस के अंदर आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।